चालू कर दो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में राघवन सर के द्वारा स्वागत किया जाता है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां, जिसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश की नदियों में अपन आज पहली नदी जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। तो देखिए, केन नदी की बात कर रहे हैं अपन। जो आपको दिख रहा है कि केन नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? कटनी जिले से। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से इसका उद्गम हो रहा है। उत्तर की ओर बहते हुए यमुना नदी में क्या हो रहा है? इसका समापन हो रहा है। ये कटनी के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है, कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है? कैमूर। कटनी की रीठी जिले में, कटनी के रीठी तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है, कैमूर की पहाड़ी। यहीं से अपना केन नदी का उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहते हुए यूपी में ये कहाँ? यमुना नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई आपको? तो अपन देखते हैं केन नदी की बारे में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, अपन इसका उद्गम देख रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि कटनी जिले की रीठी तहसील, कटनी जिले की रीठी तहसील की कैमूर पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी से क्या होता है? केन नदी का उद्गम होता है। ये बात क्लियर हुई? केन नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? कटनी जिले की रीठी तहसील की कैमूर पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद ये क्या? पन्ना बांधा होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए, समापन की बात कर रहे हैं कि इसका समापन कहाँ होता है, किन किन जिलों से होकर बहती है। तो देखिए, मैंने भी बताया, पन्ना बांधा होते हुए, कहाँ? होते हुए उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। ये बात समझ में आई आपको कि इसका समापन कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में क्या हो रहा है? इसका समापन हो रहा है। समझ में आया? कुछ ये छतरपुर में भी बहती है, छतरपुर जिले के अंतर्गत ही बहती है। अब बात कर रहे हैं कि इस नदी की जो कुल लंबाई है, कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल का मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में मिलाकर देखा जाए तो केन नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर। अब बात कर रहे हैं कि यह दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, कि मध्य प्रदेश में लंबाई, तो मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 292 किलोमीटर है। क्या है? 292 किलोमीटर बहती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में बहती है। इसके अलावा अपन बात करें इसके बारे में, इसके जो प्राचीन नामों की बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो दृणावती या सूक्तमती था। क्या था? दृणावती या सूक्तमती। तो देखिए, अपन देख रहे हैं कि इसका प्राचीन नाम की बात करें कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम तो उसमें देखेंगे अपन दृणावती, सूक्तमती, इसके अलावा कर्णवती। ये क्या है? इसके प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम है। देखिए, इससे एक चीज और इंपोर्टेंट पूछी जाती है केन नदी से, वो क्या है कि भारत की सबसे पहली, कौन सी? भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना केन नदी पर स्थित की गई थी। किस पर? केन नदी पर, केन और बेतवा पर। देखिए, मध्य प्रदेश, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना किस नदी पर स्थित की गई?
तो कौन कौन सी वो दो नदियां थीं जिनको आपस में जोड़ा गया था? तो एक तो केन नदी थी और एक बेतवा नदी थी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली लिंक परियोजना है जिसके द्वारा केन एवं बेतवा को आपस में जोड़ा गया। ये बात क्लियर हुई। तो अगला पॉइंट अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, भारत की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और या फिर एवं उत्तर प्रदेश के केन नदी पर, के केन नदी पर, समझ में आया? कि केन नदी पर स्थित है। कहाँ है? केन नदी पर स्थित है, जिसके तहत केन बेतवा, कौन सी? केन और बेतवा नदी, केन बेतवा को जोड़ा गया है, को जोड़ा गया है। ये बात समझ में आई कि केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? अपन ये भी कह सकते हैं इसे केन बेतवा लिंक परियोजना भी कहते हैं, लिंक परियोजना भी कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? यानी कि क्वेश्चन बनेगा आपसे, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी? तो अपन कहेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। समझ में आई? ये बात क्लियर हुई। ये अपनी केन नदी हो गई। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत मध्य प्रदेश की एक अन्य नदी के बारे में, टोंस नदी। कौन सी? टोंस नदी। तो देखिए, टोंस नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था तमसा। क्या था? प्राचीन नाम तमसा। देखिए, टोंस नदी तो देख रहे हैं अपन, इसके बारे में साथ साथ में देखते चलते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या था। तो अपन देख रहे हैं प्राचीन नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या था? तमसा। अब इसका उद्गम की बात करें अपन कि टोंस नदी का जो उद्गम होता है तो यहाँ पर सतना जिला है। क्या है? सतना। तो यहीं पर सतना जिले के मैयर से, किससे? सतना जिले के मैयर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद सिरसा उत्तर प्रदेश में यह नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ये बात समझ में आई? अब देखिए, अपन देख रहे हैं उद्गम, कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतना जिले के मैयर पर्वत से। किससे? मैयर पर्वत से। ये सतना जिले के अंतर्गत ही मैयर में मैयर वाली माता का मंदिर स्थित है। उसी से थोड़ी दूरी से, इसी पर्वत से, मैयर पर्वत से ही इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अब बात कर रहे हैं कि इसका समापन कहाँ होता है। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका जो समापन होता है वो उत्तर प्रदेश के सिरसा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सिरसा के अंतर्गत गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यूपी के सिरसा में। किसमें? यूपी के सिरसा में गंगा नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद अपन देख रहे हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320
किलोमीटर। इससे अभी तक भी जो क्वेश्चन बने उसमें यही बना है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अपन को पता है कि इस नदी का उद्गम सतना जिले के मैयर पर्वत से होता है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, तमसा है। ये नदी भी अपनी कंप्लीट हुई है। क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं बैनगंगा नदी। कौन सी, बैनगंगा नदी। तो देखिए बैनगंगा नदी की बात कर रहे हैं अपन, तो जो बैनगंगा नदी का उद्गम होता है वो सिवनी जिले से होता है। कहां से, सिवनी जिले से। तो अपन देख लेते हैं पहले थोड़ा बैनगंगा। देखिए बैनगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, सिवनी जिले के पारसबाड़ा पठार से। किससे होता है, सिवनी जिले के अंतर्गत एक पठार है, पारसबाड़ा पठार है। और ये पारसबाड़ा पठार जो है वो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी सतपुड़ा श्रेणी, देखिए सतपुड़ा जो श्रेणी है वो कैसी फैली हुई है, ऐसी फैली हुई है। ये क्या है, देखिए ऊपर ये अपना क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नीचे कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ये कौन सी है, सतपुड़ा, और ये ऊपर वाली अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो इसका जो उद्गम हो रहा है बैनगंगा नदी का, सिवनी जिले से हो रहा है। सिवनी जिला भी आप देख रहे हैं कहाँ है, भारत के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए यह दक्षिण की यानी कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहाँ बहती है, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। और यह नदी वर्धा नदी में मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में ही यह नदी किस नदी में मिल रही है, वर्धा नदी में मिल रही है। किस में मिल रही है, वर्धा में। जहां पर बैनगंगा और वर्धा नदी का संगम होता है, यानी कि दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, उस स्थान को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं बैनगंगा नदी में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। देखिए तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, अब आप नहीं बताएंगे, देख लीजिएगा उसमें सब कुछ हो रहा है। इसका उद्गम बैनगंगा का कहाँ से हो रहा है, सिवनी से। कहाँ से हो रहा है, सिवनी जिले के पारसबाड़ा पठार से। किससे, सिवनी जिले के पारसबाड़ा पठार से क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है। इसके बाद देखिए कहाँ जा रही है, दक्षिण की ओर बहते हुए। कहाँ, दक्षिण की ओर बहते हुए महाराष्ट्र में वर्धा नदी में क्या हो रहा है, इसका समापन हो रहा है। तो देखिए समापन देखिए क्या है भैया, दक्षिण की ओर बहते हुए। किधर, दक्षिण की ओर बहते हुए। कहाँ पर, महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई, मिल जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए यहाँ पर, क्या लिखना है, जहाँ पर बैनगंगा एवं वर्धा नदी का मिलन होता है। क्या होता है, मिलन। मिलन बोले तो आपस में मिलती हैं, मिलन होता है। उस स्थल को प्राणहिता कहा जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपन ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि बैनगंगा एवं वर्धा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राणहिता के नाम से जाना
जाता है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देख रहे हैं अपन इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो वैनगंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 570 किलोमीटर। कितनी है? 570 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तो देखिए अपन क्या देख रहे हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर। ये बात क्लियर हुई? ओके। तो ये बात समझ में आ गई। ये भी अपनी कैसी हुई? नदी कंप्लीट हुई। अगर आप में इसको लिखना हो, एक पॉइंट और लिख लेना कि यह मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। ये बात समझ में आई? क्या लिखा अपन ने? मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहती है। ये बात क्लियर समझ आई? तो वैनगंगा नदी भी अपनी आज समाप्त होती है। इसके बाद अपन एक अन्य नदी की बात कर रहे हैं, सिंध नदी की। किस नदी की बात कर रहे हैं? सिंध नदी। तो देखिए सिंध नदी जो है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंध नदी का जो उद्गम होता है विदिशा जिले के सिरोंज पर्वत से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और समापन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इटावा में इसका समापन होता है। यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। कैसे जाती है यह नदी? तो देखिए भिंड, इटावा होते हुए इटावा में ही ये नदी किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। समझ में आई ये बात? इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो ये 470 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है। बरसात के मौसम में तो यह नदी भयंकर बाढ़ का कारण बनती है। पिछले साल की ही अगर बात करें अपन 2021 की, तो इस नदी में भयंकर बाढ़ आई थी जिससे मध्य प्रदेश के कई पुल भी टूट गए थे। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं कौन सी नदी? सिंध नदी। समझ में आई ये बात? अब देख रहे हैं सिंध नदी का जो उद्गम है, क्या उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि इस नदी का उद्गम विदिशा जिले के सिरोंज पर्वत से। कहाँ से? विदिशा। ये बात क्लियर है? विदिशा जिले के सिरोंज पर्वत से। किससे हो रहा है? विदिशा जिले के सिरोंज पर्वत से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। अब बात करते हैं कि समापन की बात करें तो समापन देखिए इसका समापन कहाँ से हो रहा है? तो देखिए समापन की भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए इसका समापन शिवपुरी भिंड होते हुए कहाँ? अपना शिवपुरी से निकलेगी, भिंड से निकलेगी, शिवपुरी भिंड होते हुए कहाँ? होते हुए यूपी के इटावा में। कहाँ? यूपी के इटावा में यमुना में मिल जाती है। मिल जाती। ये बात क्लियर हुई? तो देखिए समापन कहाँ हो रहा है इसका? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रहा है? इटावा में समापन हो रहा है। ये बात क्लियर है? किस नदी? इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं पेंच नदी। कौन सी नदी? पेंच। पेंच नदी। देखिए इस नदी के उद्गम की बात करें अपन तो इस नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर अपना छिंदवाड़ा। कौन सा स्थित है? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा से इसका उद्गम होता है। जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी है। तो इस नदी का जो उद्गम होता है पेंच नदी का छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण से। कहां से?
सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से इसका उद्गम होता है। ये बात क्लियर हुई। कहां से हो रहा है? छिंदवाड़ा के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग से इस नदी का उद्गम हो रहा है। ये बात क्लियर है। इसके बाद सिवनी जिले में बहती हुई, सिवनी जिले में क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसमें प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में, कहा? महाराष्ट्र के नागपुर के समीप कानन नदी में यह नदी मिल जाती। महाराष्ट्र के दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। यही महाराष्ट्र में क्या है? कानन नदी बहती है। कौन सी बहती? कान्हन नदी। नागपुर, नागपुर में क्या है? ये नदी देखो कहां से निकल रही? यहां से निकल रही है। क्या है अपना? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा से क्या हो रहा है? पेंच नदी का उद्गम हो रहा है। छिंदवाड़ा से सिवनी, सिवनी से नीचे, और इधर से एक नदी निकली अपनी। कौन सी नदी निकली? कानन नदी। इस नदी में क्या है? ये मिल जाती है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में भी यह नदी बहती है। तो देखिए यह जो नदी है पेंच नदी, यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये बात क्लियर हुई। तो अपन देख रहे हैं कि इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है। तो देखिए अपन इस नदी का, पेंच नदी के उद्गम की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो अभी बताया आपको कहां से? छिंदवाड़ा के। कहां से? छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत से। किससे? सतपुड़ा पर्वत से। तो देखिए छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत से। कहां से हो रहा है इसका उद्गम? छिंदवाड़ा में ही है क्या? सतपुड़ा पर्वत, और उसी से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसका समापन कहाँ होता है। तो देखिए समापन में अपन पूरा लेंगे कि छिंदवाड़ा से कहा जाती है? सिवनी। देखिए छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, सिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में कानन नदी में मिल जाती। ये चीज क्लियर हुई। तो इसका समापन कहाँ हो रहा है? कानन नदी में हो रहा है। ये चीज क्लियर है। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। कहाँ समापन हो रहा है? कानन नदी में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। ये बात समझ में आई। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट एक और है इसमें। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है? कि यह नदी मध्य प्रदेश, किसकी? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट कि यह नदी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। ये बात क्लियर आई। क्योंकि देखिए दक्षिण में बह रही है ऐसे, और इधर महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। बात कर रहे हैं अपन कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई, तो देखिए इस नदी की जो कुल लंबाई है 274 किलोमीटर है। कितनी? 274 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश में लंबाई, तो मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 206 किलोमीटर है। यानी कि यह सबसे ज्यादा जो बहती है, यह कहां बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। समझ में आई? इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है या बहती है। तो अपन आंसर लगाएंगे कि पेंच नदी ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। तो यहां अपन लिख सकते हैं कि यह नदी, यह बोले तो पेंच नदी, यह नदी
पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है या बहती है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो देखिए ये नदी अपनी क्या हुई, यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं अन्य नदी। अन्य नदी की बात करेंगे अपन, पार्वती नदी। देखिए भगवान शिव की पत्नी पार्वती, उन्हीं के नाम के ऊपर इस नदी का क्या नाम रखा गया है, पार्वती रखा गया है। तो अब बात कर रहे हैं कि इस नदी के उद्गम की बात कर रहे हैं तो सीहोर जिले से होता है। कहाँ होता है, सीहोर जिले से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ पर सीहोर है, सीहोर होते हुए उत्तर की ओर बहते हुए शिवपुर, कहाँ, शिवपुर। देखिए जैसा कि आपको पता, भिंड मुरैना ग्वालियर जो जिले हैं, भिंड मुरैना ग्वालियर जो जिले हैं अपने उत्तरी जिले कहे जाते हैं, ये इनसे होते हुए शिवपुर से होते हुए उत्तर में और किस नदी में मिलेगी, जैसा कि आपको पता है इंदौर से, यहाँ से इंदौर के महू से चंबल नदी निकल रही है, उत्तरी सीमा बना रही है और आगे चल के यमुना में मिल रही है। ये बात क्लियर हुई है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। तो शिवपुर होते हुए जो नदी अपन बात कर रहे हैं, पार्वती नदी की अगर अपन बात कर रहे हैं, पहले अपन नाम लिख लेते हैं। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, पार्वती। तो देखिए क्या लिखा अपन ने, क्या सुना, सुनिए। जो पार्वती नदी है इसका उद्गम कहां से हो रहा है, सीहोर जिले की विंध्याचल पहाड़ी से। कहां से हो रहा है, सीहोर जिले की विंध्याचल पहाड़ी से क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है, उत्तर की ओर बह रही है। कहां बह रही है, उत्तर की। शिवपुर में यह किस नदी में मिल रही है, चंबल नदी में मिल रही है। तो देखिए अपन पार्वती नदी की बात करें कि इसका क्या है, उद्गम कहां से हो रहा है। देखिए इसका उद्गम सीहोर जिले के विंध्याचल पर्वत से। कहां से निकल रही है यह, सीहोर जिले के विंध्याचल पर्वत से निकल रही है। इसके बाद कहां पर समापन हो रहा है, समापन शिवपुर में। कहा, शिवपुर में। देखिए शिवपुर के पास चंबल नदी में, किसमें हो रहा है, शिवपुर के पास चंबल नदी में क्या हो रहा है, इसका समापन हो रहा है, यानी कि मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो देखिए इसके तटीय शहर अपन देख लेते हैं कि इसके तटीय शहर कौन कौन से हैं, किन किन शहरों से होकर यह नदी निकलती है। तो देखिए अपना राजगढ़ हुआ, आष्टा हुआ, शाजापुर हुआ, ये क्या है, शहर है, यहां से ये नदी निकलती है। तो देखिए राजगढ़, इसके अलावा अपना शाजापुर, इसके अलावा आष्टा, इन जिलों से होकर ये नदी निकल रही है। इन क्षेत्रों से होकर निकलते हुए उत्तर में शिवपुर में यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी कुल लंबाई की बात कर रहे हैं। तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 309 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 309। तो लिखिए कुल लंबाई 309 किलोमीटर। ये नदी अपनी कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे। आज अपन मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पूरी नदियां कर लेंगे, छोटी छोटी हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें अपन को बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका समापन कहाँ पे होता है, इसके अलावा इसकी लंबाई कितनी है और किस नदी में मिल रही है, ये तो समापन ही हो गया। और कितने शहर या किन किन शहर, कौन कौन से शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं, ये अपन को देखना है। इसके अलावा नदियों में कुछ भी नहीं देखना, याद करने वाला चीज कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट नदी देख रहे हैं अपन कूनो नदी।
अब बात कर रहे हैं कूनो नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? शिवपुरी जिले से होता है। कहां से? यहां से शिवपुरी जिले से होता है। शिवपुरी जिले के अंतर्गत शिवपुरी पहाड़ी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। शिवपुर का जो पठार है वहां से क्या होता है? उद्गम होता है। तथा श्योपुर में, कहा? इसके उत्तर में श्योपुर में यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें अपन, तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वह है अपनी 180 किलोमीटर। ये चीज क्लियर है कि कुल लंबाई कितनी है? 180। उद्गम शिवपुरी के पठार से और समापन चंबल नदी में। कहा? श्योपुर में। यही चीजें अपन को बस याद करनी है और कुछ भी याद करने लायक नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सरल है अगर आप समझे तो। बस आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद थोड़ा सा मनन करना है। मनन करेंगे तो चीजें क्या है? हमेशा याद रहती हैं। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। कर्म तो आपको करना ही करना है। मेहनत करते रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी एक दिन। तो देखिए अपन देख रहे हैं कि इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहां से हो रहा है? शिवपुरी के पठार से। कहां से हो रहा है? शिवपुरी के पठार से। ये नदी निकल गई कहां से? शिवपुरी के पठार से। समापन की बात करें अपन कि इसका जो समापन है वो कहां हो रहा है? समापन जैसा कि अभी बताया हमने श्योपुर जिले में। कहा? श्योपुर जिले में। किसमें मिल रही है? चंबल नदी में। चंबल नदी में क्या होता है? इसका समापन होता है। अब बात कर रहे हैं अपन इसकी कुल लंबाई की कि इसकी लंबाई कितनी है। सीधा लंबाई लिखो, समझ जाना। कुल लंबाई है कितनी? 180 किलोमीटर। कितनी है? 180 किलोमीटर। ये नदी भी अपनी क्या हुई? कंप्लीट हुई। ये चीज क्लियर हुई? इतनी अच्छी बात है। जहां तक सारी चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। आगे अपन पढ़ रहे हैं माही नदी। कौन सी? माही नदी। देखिए माही नदी की बात करें अपन तो इसका उद्गम जो होता है धार जिले से होता है। कहां होता है? धार जिले से इसका उद्गम होता है। और समापन की बात करें तो खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है। अलीराजपुर होते हुए यहां से निकलती है धार जिले से। और अलीराजपुर गुजरात के अंतर्गत, गुजरात में क्या है? एक खंबात की खाड़ी है सूरत में, वहीं पर क्या होता है? इसका समापन हो जाता है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 472 किलोमीटर है। अब देखिए माही नदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह नदी, कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, उसी कर्क रेखा को यह नदी दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। कहां पर बांटती है? तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा नामक स्थान पर। कहां पर? ये राजस्थान के बांसवाड़ा नामक स्थान पर कर्क रेखा को दो बार बांटती है, यानी दो बार क्रॉस करती है। पहले उत्तर फिर दक्षिण में उसी स्थान पर। इसके अलावा इसी की जैसी एक अन्य नदी है, तो वो क्या है? मकर रेखा को दो बार काटती है। कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को दो बार काटती है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। और जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसे हमारी माही नदी, कौन सी? माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा नामक स्थान पर दो बार काटती। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गई हो तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब माही नदी की बात कर रहे हैं कि इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? कि इस नदी का जो उद्गम है, क्या उद्गम कहां से होता है? तो धार जिले से। हमने अभी बताया आपको इसका उद्गम कहां से होता है? धार से। कहां से? धार से। समझ में आया ये बात? अब बात कर रहे हैं इसका समापन कहां होता है, कि इसका समापन, समापन की बात करें अपन अलीराजपुर होते हुए
खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी कहाँ है? अभी हमने बताया कि गुजरात में। कहाँ? गुजरात के सूरत शहर के अंतर्गत खंबात की खाड़ी आती है। खंबात की खाड़ी बोले तो अरब सागर, क्या बोले? अरब सागर। खंबात की खाड़ी इधर स्थित है और उसी के नीचे क्या है? साइड में अरब सागर है। तो उसी में क्या होता है? इसका समापन होता है। अब एक इसका इंपोर्टेंट पॉइंट अपन लिखेंगे। मैंने अभी बताया कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो लिखिए अपन, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यह नदी कर्क रेखा को राजस्थान के बांसवाड़ा नामक स्थान पर 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। ये चीज क्लियर हुई? यही अपन नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश की तो नदी है नहीं, लेकिन भारत की भी नहीं है, विश्व की नदी है। कहाँ की है? विश्व की। तो दक्षिण अफ्रीका की है। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। थोड़ा इसके बारे में कहीं पूछ रहे तो लिख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये चीज क्लियर हुई? ये नदी भी अपनी क्या हुई? कंप्लीट हुई। देखिए अगर बात करें वैसे कि अगर देखें कि ये नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है, तो देखिए सुन लीजिएगा कि यह नदी धार होते जाती है, झाबुआ जाती है, रतलाम जाती है, इसके बाद राजस्थान जाती है, फिर गुजरात जाती है। समझ में आया? कहाँ? धार, झाबुआ, समझ में आया? रतलाम, राजस्थान, गुजरात। लिख लीजिएगा लिखना हो तो। यह नदी किन किन जिलों से होकर बहती है? धार, झाबुआ, रतलाम, समझ रहे हैं? इसके बाद कहाँ जाएगी? राजस्थान, फिर इसके बाद गुजरात। गुजरात में क्या है? खंबाती खाड़ी में क्या हो जाता है? इसका समापन हो जाता है। इसके अलावा अपन एक और अन्य नदी है मध्य प्रदेश की, महत्वपूर्ण नदी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं अपन। वर्धा नदी। कौन सी? वर्धा। तो देखिए वर्धा नदी की बात कर रहे हैं। जो इसका उद्गम होता है बैतूल जिले से होता है। कहां से होता है? बैतूल जिले से। बैतूल जिले के बर्धर पर्वत से क्या होता है? इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और देखिए यह नदी महाराष्ट्र में, दक्षिण में महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी में मिल जाती है। आपको हमने पीछे बताया था जब वैनगंगा नदी पढ़ाई थी कि वैनगंगा नदी किस नदी में मिल रही थी? वर्धा नदी में मिल रही थी। इन दोनों के संगम को अपन ने एक नाम दिया था, जिसे क्या दिया था? प्राणहिता कहा गया था। क्या कहा गया था? प्राणहिता। तो ये भी वही नदी है वर्धा। किसमें मिल रही है? ये वैनगंगा में मिल रही है, और वैनगंगा इसमें मिल रही है। ये बात अपन कह सकते हैं। समझ गए? तो देखिए वर्धा नदी, अब इसकी बात कर रहे हैं, उद्गम की बात कर रहे हैं अपन की। वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है? बैतूल जिले के बर्धर पर्वत से। कहां से? बैतूल जिले के बर्धन पर्वत से क्या हो रहा है? इसका उद्गम बैतूल जिले के बर्धन पर्वत से हो रहा है। समापन कहां हो रहा है? समापन। तो देखिए समापन की अगर अपन बात करें तो समापन मैंने अभी बताया महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में
बैनगंगा में। किस नदी में मिल रही है? बैनगंगा में। अपन ने लिखा था इन दोनों के संगम को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कि कुल लंबाई की अगर बात करें कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 525 किलोमीटर। कितना है? 525 किलोमीटर इस नदी की जो है कुल लंबाई है। ये अपना जो टॉपिक था मध्य प्रदेश की नदियों वाला, ये अपना आज पूरा संपूर्ण समाप्त हुआ। पूरी तरह से अपन ने एक एक नदी पढ़ ली। मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां थी, इनको अपन ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।